देखिए हम लोग बात सेल के बारे में बात कर रहे थे और मैंने उसमें आपको बताया था बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन जो सेल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दूसरी बात मैंने बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की तो आज के ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। और आज जो सेल भी एग्जिस्ट कर रहा है वो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो ये जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर है दिस इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द यूकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद मैंने आपको सेल थ्योरी बताया था। अब थोड़े से सेल के बारे में जान लो। देखिए एक छोटी सी बात समझो, जब हम सेल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेल जो होता है जैसे मैंने कहा कि बेस्ड ऑन इवोल्यूशन आपने उसको अलग अलग कैटेगराइज किया। सेल्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कोई एक शेप नहीं है उसका। जब शेप की बात करें तो सेल जो होते हैं डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे प्लांट सेल ले लो तो प्लांट सेल जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, हाँ या नहीं, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। यदि हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल कॉमनली जो होता है या तो ओवल होगा या स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। यदि नर्व सेल्स ले लो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का तो वो इलॉन्गेटेड होता है, मसल सेल भी इलॉन्गेटेड होते हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि जितने भी सेल्स हैं उनका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल्स होते हैं। एक बात क्लियर हो गई सेल के शेप की। यदि हम साइज की भी बात करें तो साइज भी बहुत ही वेरिएशन होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है सेल के साइज में भी। यदि हम बात करें द स्मॉलेस्ट सेल विच इज एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ इज पीपीएलओ। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सा है, पीपीएलओ। इसका पूरा नाम है प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पीपीएलओ जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन द साइज ऑफ माइक्रॉन्स, ठीक है। तो माइक्रॉन के साइज में होगा तो यू कैन नॉट सी देम थ्रू द नेकेड आई, इवन थ्रू द माइक्रोस्कोप इट विल नॉट विजिबल, इट विल बी विजिबल थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं। यदि हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच एग, जो कि 15 to 20 सेंटीमीटर का होता है। तो 15 to 20 सेंटीमीटर का यदि एक सेल होगा तो क्या उसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो इन सब चीजों से एक बात क्लियर है कि जो सेल होता है वो न केवल अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग साइज का होता है, हाँ या नहीं, ठीक है। तो इससे एक बात क्लियर है कि इनके अलग अलग शेप और साइज होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें सेल की तो सेल जो होता है, एक बात और इसमें क्लियर है सेल के अंदर कि सेल अपने अंदर, जब हम सेल केवल कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, तो जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ये ऑर्गेनेल्स अलग अलग काम करता है। जैसे आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा 7th 8th में कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सब पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो ये सब अपना अपना काम करता है या कोई भी कुछ भी काम करता है, जो से काम है वही तो करता है। जैसे एक घर है तो सेल समझो एक घर है, तो जैसे घर के अंदर सबके काम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मम्मी का काम होता है घर में खाना बनाना, घर की चीजों को देख रेख करना, ठीक है। पापा कॉमनली, मैं ये नहीं कहता हूँ लड़ाई इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉमनली जो पापा होते हैं वो बाहर अर्न करने के लिए जाते हैं या खेत को देखते हैं। ऐसा तो नहीं था मम्मी खेत देखने जा रही है, पापा खाना बना रहे हैं, तो ये रेयर होता है। किसी घर में तो अलग बात है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो वैसे ही सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल होते हैं सब अलग अलग काम करते हैं, जिससे कि सेल अपने
अपने अपने जैसा भी सेल है अपने से इफिशिएंट मैनर में वो वर्क कर सके। ठीक है, अब ये जितने भी ऑर्गेनेल सेल के अंदर होते हैं या जो सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनको ब्रॉडली हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ब्रॉडली कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? दो भागों में। एक कहलाता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, एक कहलाता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि जो सेल्स होते हैं यदि आप सेल को देखो तो कुछ ऑर्गेनल जो होंगे वो माइक्रोस्कोप से दिखाई दे देंगे, जो आपके लैब में मिलता है ना माइक्रोस्कोप, उसमें आप आराम से उसको देख सकते हैं उन ऑर्गेनल को। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनल ऐसे भी होते हैं जो उसमें आपको दिखाई नहीं देंगे, तो उनको देखने के लिए आपको क्या यूज करना होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर वो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। अब इसमें एक बात समझिए, जैसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर हो गया सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो ये जो ऑर्गेनल्स हैं so they are माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, etc. ये जितने भी ऑर्गेनल है they all are visible only in the electron microscope. So they will be called as what? Electron microscopic structure. जैसे कि मान लो जिसे लैब में आपका माइक्रोस्कोप है तो उसमें यदि आप एक पिल लें प्लांट के लीफ का और उसको लगाएं, ठीक है, और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? और इसमें बीच में डार्क सर्कल दिखाई देगा। तो दिस इज सेल वॉल और नॉट? दिस इज सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? ये जो डॉट दिखाई दे रहा है आपको अंदर में, ये न्यूक्लियस है। जो डार्क रीजन दिखाई देगा आपको वो न्यूक्लियस है, और जो ये खाली स्पेस और लिक्विड वाला पार्ट होता है दिस इज साइटोप्लाज्म। दिस इज साइटोप्लाज्म, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल। तो उसके अलावा ये जितने ऑर्गेनल होते हैं ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं जो माइक्रोस्कोप में हमें दिखाई नहीं देते हैं। इनके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से चार तरफ स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसका, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो सब आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा। तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हुए या नहीं हुए? तो हमें इस चैप्टर में इन स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको डिटेल में देखना है, और जैसे ही हम इनके बारे में जान लेंगे वी हैव कंप्लीटेड द सेल चैप्टर और नॉट। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इनके स्टडी करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द सेल वॉल। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सेल वॉल की। अरे एक बात बताओ, सेल वॉल जो होता है वो किस तरह के सेल की कैरेक्टरिस्टिक होता है? किस तरह के सेल में मिलता है सेल वॉल? हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे सेल वॉल कहाँ मिलता है? प्लांट सेल में मिलता है या एनिमल सेल में? प्लांट सेल में। सेल वॉल जो होता है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल और नॉट? यदि किसी कोई सेल दिया गया आपको और उसमें आपको सेल वॉल दिखाई देता है तो इसका क्लियर मतलब है कि वो सेल प्लांट सेल है या एनिमल सेल है? प्लांट सेल। और जो ये सेल वॉल होता है ये रिजिड होता है। ये कैसा होता है? रिजिड होता है। दूसरा, इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। ये किस चीज का बना होता है?
सेलुलोज का बना होता है और रिजिड होने के कारण इट विल बी हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग द शेप ऑफ द सेल और नॉट। तो इट विल हेल्प इन providing shape of the cell, shape of cell, help in providing shape of the cell। तो प्लांट सेल जो होते हैं एक तो रिजिड होते हैं, दूसरा दे आर मेड ऑफ सेलुलोज। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज खाते हो, ठीक है, तो एक बात बताओ, जैसे सब्जियां खाते हो तो सब्जियों के अंदर जो सेल है वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है? प्लांट सेल है। तो सेल उनके जो सेल वॉल भी होगा, सेल वॉल किस चीज से बना होगा? सेलुलोज का, जो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, एंड इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इजिली। तो इसके लिए क्या करते हैं आप देखना, यदि आप कच्ची सब्जी खा लोगे तो यू कैन नॉट डाइजेस्ट। तो हम क्या करते हैं, हम उसे कुक करते हैं। कुक करने से क्या होता है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द सेल वॉल गेट ब्रोकन डाउन। तो यदि आप उसको कुक कर लोगे तो सेल वॉल टूट जाएगा। जब सेल वॉल टूट जाएगा तो फिर उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसीलिए जो प्लांट सेल या कोई प्लांट प्रोडक्ट होता है तो उसको कोशिश करते हैं हम कि उसको क्या करें, उसको कुक कर लें जिससे कि वो डाइजेस्ट करना आसान हो जाए। ऐसा समझ में? इसके अलावा जो सेल की शेप होती है उसको भी मेंटेन रखने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है या नहीं? शेप ऑफ द सेल एज वेल एज इट एबल टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ द सेल। एक बात बताओ, जैसे ये 4 वॉल्स है तो दिस 4 वॉल्स आर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ दिस क्लास और नॉट? मैं इस 4 वॉल को हटा दूं यहां से, इधर से ये हटा दूं, इधर से ये वॉल हटा दूं, इधर से ये वॉल हटा दूं, इधर से वो वॉल हटा दूं और उसके बाद कहूं कि ये क्लास है। कहां है क्लास? लेकिन अभी यदि मैं कहता हूं ये क्लास है तो ये क्लास क्यों है? क्योंकि इसके चारों तरफ एक बाउंड्री है। तो बाउंड्री कारण तो ये वाला एरिया जो है ये क्लास है। ठीक है, तो ऐसे ही जो सेल होता है तो सेल की आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए सेल वॉल का होना जरूरी है या नहीं है? ऐसे में तो सेल वॉल क्या होता है, कहां प्रेजेंट होता है, किस चीज का बना होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। किसकी बात करेंगे? सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। अब एक बात समझिए, जब हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं तो सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलता है। जैसे मान लीजिए प्लांट सेल है तो इसके बाहर वाले पे तो सेल वॉल होगा, अंदर में एक थिन मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जबकि जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो जो बाउंड्री होता है एनिमल सेल का दैट इज फॉर्म बाय द सेल मेम्ब्रेन और नॉट। सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बात एक ही है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स और ओनली इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स। ये सभी सेल में होता है, किसी एक सेल में होता है? सभी सेल में होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, ये सभी के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड इन एनिमल सेल इट इज फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ द सेल और नॉट? इट इज फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ द सेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल मतलब परमिट, परमिएबल का मतलब क्या? परमिट। सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को, तो ये सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को अलाउ करते हैं कि वो अंदर आए या अंदर से बाहर जाए। ऐसा नहीं कि सबको अलाउ कर दिया कि कोई भी आए और कोई भी जाए। सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब होता है इट विल अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल टू एंटर इनटू द सेल्स एंड सर्टेन मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। दैट्स व्हाई दे विल बी कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल और नॉट। यहाँ जो पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स अंदर या बाहर जाते हैं दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। तो इन प्रोसेसेस के थ्रू
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर से अंदर आते हैं या अंदर से बाहर जाएंगे। आया समझ में? तो जो कौन से मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल है तो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स आएंगे या कोई भी आ जाएगा, सेलेक्टेड मॉलिक्यूल। दूसरी बात, उनमें जो ये मूवमेंट होता है पार्टिकल का अंदर और बाहर का, सो दैट इज ड्यू टू द डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है। और इन्हीं कारण से जो मॉलिक्यूल होता है वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर रहता है। जो ये मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट होते हैं, इनके लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सवाल ये है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते क्या है। जैसे एक बात समझिए, यहां पर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, जो ज्यादा मीठा है, और दूसरे एक ग्लास में मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जो कम मीठा है, और उसको मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। क्या चेंज आएगा? ये वाला धीरे धीरे मीठा होना शुरू हो जाएगा। मतलब इसके जो शुगर पार्टिकल, इसमें ज्यादा मीठा था तो इसका मतलब यहाँ पर शुगर के पार्टिकल ज्यादा थे या कम थे? ज्यादा। और यहाँ पे कम मीठा था तो शुगर के पार्टिकल कम थे। तो यहाँ पे ज्यादा शुगर के पार्टिकल थे तो वो यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगा कि नहीं? और जब शुगर के पार्टिकल इसमें आ जाएंगे तो ये वाला मीठा होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ से जो शुगर के पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो पहले कंसंट्रेशन था उससे कंसंट्रेशन कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आता है, ये जो डिफरेंस आया कंसंट्रेशन में, ठीक है, ड्यू टू दिस डिफरेंस इनटू द कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो मॉलिक्यूल जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा तब मूव करेगा, या कंसंट्रेशन में डिफरेंस नहीं होगा तब मूव करेगा। यदि मान लो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ शुगर कंटेंट होते तो कोई मॉलिक्यूल मूव करता नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का प्रिवेल होना जरूरी है या नहीं है, ठीक है। अब एक बात और, जैसे मैंने कहा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा? तो यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग इनके स्ट्रक्चर दिए हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड इसका स्ट्रक्चर है दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। वो कौन सा है? फ्लूइड, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, एंड दिस वाज गिवन बाय, ये किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। तो सिंगर एंड निकोलसन जो थे, सो दे वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। अब ये मॉडल करता क्या है?